हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप रिसर्च के वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं सो दैट कि आपका मैक्सिमम रिसर्च का सिलेबस भी कवर हो जाए। तो प्लीज़ इस सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, that is when a researcher starts with the dependent variable and moves backwards, it is called number 1 predictive research, number 2 retrospective research, number 3 exploratory research, and number 4 descriptive research. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टडी कि ये जो चारों रिसर्च हैं ये होती क्या है। प्रेडिक्टिव रिसर्च बेसिकली फ्यूचर इवेंट्स पे बेस्ड होती है। जब हम फ्यूचर इवेंट्स के लिए कोई फोरकास्टिंग करते हैं तो दैट मीन्स वो हमारी प्रेडिक्टिव रिसर्च होती है। लेट्स टॉक अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च में बेसिकली हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग पास्ट में जाएंगे। अभी जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, उसके क्या रीजंस है, उसके लिए हमें पास्ट में जाना होगा। लाइक जैसे कोरोना वायरस की बात कर सकते हैं हम, कोविड-19 की भी सेम चीज़ें हैं कि उसमें क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि जिन पर्सन्स को कोरोना हुआ है एक्चुअली में उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो उसके बाद ही उनके जो आउटकम्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च जिसमें हम लोग बैक जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बेसिकली हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे रिसर्च के जितने भी इश्यूज़ हो सकते हैं हम सारे इश्यूज़ को ले लेते हैं, बट एक्चुअली में इसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही स्टडी करते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज़ अगर मैनेजर को लगता है कि एक कंपनी में अप्रोप्रिएट सेल्स नहीं हो रही हैं, तो एक्चुअली में वो सिर्फ सेल्स के रीज़न को ही फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या रीज़न्स है जिनकी वजह से सेल्स नहीं हो रही हैं। एंड द लास्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी भी पॉपुलेशन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या है, बट उसमें हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते। हम सिर्फ उनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दैट्स इट। सो द राइट आंसर इज़ रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च में ही हम लोग वापस जाते हैं, पास्ट में जाते हैं और फिर से उस प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें लिखा है कि अगर आप न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज करते हो, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करते हो तो क्या उसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलेंगे? सेकंड वन इज़ कि बिना किसी पर्पस के अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं उसे क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एंड थर्ड वन इज़ कि जिसमें हम लोग किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिना को इन डेप्थ में स्टडी करते हैं उसे हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज़ थर्ड वन, दैट इज़ प्राइमरी कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों क्या होती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली हम लोग किसी फिनोमिना को स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में उसको देखने से ही पढ़ने से ही पता चल जाता है कि एक्चुअली में इसमें हम न्यूमेरिकली डाटा जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम किसी डाटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। और जब हम किसी फिनोमिना को सिर्फ एक स्टडी कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, किसी की थिंकिंग समझ रहे हैं, तो वो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है। और जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है वो सब्जेक्टिव होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? फर्स्ट ऑप्शन इज अ टर्म यूज्ड इन सोशल साइंसेस, नंबर 2 अ टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग टेक्निक, नंबर 3 एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन अ फील्ड ऑफ स्टडी, एंड द लास्ट वन अ टर्म यूज्ड टू स्टडी द डिजीज। सो वी शुड नो डेट व्हाट इज़ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में हमारे पास बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं जिसमें हम अपनी नॉलेज को इन्हीं 3 कंडीशन से रिलेट करते हैं। एक्चुअली में हम जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ ट्रूथ है, क्या उसमें कुछ बिलीव हम कर सकते हैं, क्या किसी का ऐसा बिलीव है, और क्या आप इसको आप कितना जस्टिफाई कर सकते हो। तो बेसिकली हम इसमें इन 3 कंडीशंस को अपनी जो भी नॉलेज है उससे रिलेट करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एपिस्टेमोलॉजी।
So the right answer of epistemology is acceptable level of knowledge in a field of study. Next question is metaphysics means number 1 a branch of physics, number 2 exploring the nature of ultimate reality, number 3 physics of weather and the last one physics of metals. So metaphysiक्स जो हम रिसर्च में स्टडी करते हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली में हम कितना रियलिटी को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं. So that means the right answer is exploring the nature of ultimate reality. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ रिसर्चर. इसमें से क्या रिसर्चर की क्वालिटी नहीं है? फर्स्ट वन इज यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज़ इन रिसर्च. कि एक्चुअली में वो ऐसी क्या वजह है, क्या एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से वो इस रिसर्च में है. सेकेंड वन इज़ ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड. उसका मतलब बिल्कुल अलर्टनेस बहुत ज़रूरी होती है इस काम में, तो ये तो रिसर्चर की क्वालिटी है. नेक्स्ट वन इज़ कीननेस इन इंक्वायरी. कीनेंस मीन्स ईगरनेस, दैट मीन्स डेडिकेटेड होना ज़रूरी है रिसर्चर का इस काम के लिए. एंड द लास्ट वन इज़ हिज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, कि वो एविडेंस पे कितना जोर देता है. तो यहाँ पे 3 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो रिसर्चर में होनी बहुत ज़रूरी है. एक तो वो अलर्ट माइंड होना चाहिए, दूसरा ये कि वो किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड होना चाहिए. अगर वो थोड़ा सा भी बायस हुआ तो जो भी रिसर्च के रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे. तो यहाँ पे कीननेस होना भी ज़रूरी है. एंड द लास्ट वन इज़ हिज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस. तो उसका एविडेंस पे जोर देना भी ज़रूरी है. तो यहाँ पे ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो रिसर्चर की ना भी हो तो भी चलेगा? तो दैट इज़ यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज़ इन रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन who number 1 has studied research methodology, number 2 hold a postgraduate degree, number 3 possesses thinking and reasoning ability and the last one who is a hard worker. यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जो रिसर्च है वो कौन पर्सन कंडक्ट कर सकता है. ये क्वेश्चन वैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके अंदर भी ऐसी स्किल्स हैं तो दैट मीन्स आप अच्छे से नेट का पेपर भी दे सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर किसी ने बहुत अच्छे से रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टडी की हो तो क्या वो बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे ही नंबर 2, अगर किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो क्या वो बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम भी जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है जिसके पास डिग्री है उसी के पास काबिलियत हो. नंबर 3, पोजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एक अच्छी रिसर्च वही पर्सन कर सकता है जिसमें थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी होती है. और आपको सही बताऊं, नेट का एग्ज़ाम भी वही कैंडिडेट क्लियर कर सकता है इजीली जिसमें ये एबिलिटीज़ हों. लास्ट ऑप्शन है हु इज़ अ हार्ड वर्कर. तो आप हार्ड वर्कर हो, दैट्स अ गुड थिंग, बट सिर्फ हार्ड वर्किंग होने से आप अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते. Now the next one is which of the following periodical is specifically meant for publishing research work. ऐसा कौन सा periodical है जिसको हम specifically सिर्फ research work publish कराने के लिए ही यूज़ करते हैं? मैगजीन नहीं हो सकता क्योंकि मैगजीन में तो बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं. ऐसे ही जर्नल्स भी नहीं हो सकता, जर्नल्स में भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं. एंड सेम इज़ द केस विथ बुक्स हम सिर्फ रिसर्च वर्क के लिए पब्लिश नहीं कराते. सो द राइट आंसर इज़ मोनोग्राफ्स. Monograph is basically a detailed written study of specialized subject. तो right answer क्या है? Monographs. 8th question is the result of building up information from pieces of information is known as number 1 a synthesis, number 2 a synopsis, number 3 an analysis and last one is none of the above. हेयर द राइट आंसर इज़ सिनॉप्सिस, क्योंकि सिनॉप्सिस में हम ब्रीफ समरी को स्टडी करते हैं. सपोज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, दैट मीन्स पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किए और उसके बाद आप जो उसकी समरी प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ सिनॉप्सिस. सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस मतलब आप जब अलग अलग आइडियाज़ को कंबाइंड करके कुछ बनाने की कोशिश करते हो, दैट विल बी सिंथेसिस. हेयर 9th क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ in every field, research pursuits promote systematic and gradual advancement of knowledge, but discoveries are rare.
because research is a continuous critical investigation. Number 2, it is not common to be able to think beyond a groove channel. Next one, sustained experimental work needed for discovery is not easily forthcoming. And the last one is most people lack the depth of knowledge needed for it. So the right answer is research is a continuous critical investigation. इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा गया है कि जो रिसर्च है उसमें हम लोग जो नॉलेज है उसकी एडवांसमेंट के लिए इतना काम करते हैं बट फिर भी डिस्कवरीज इतनी रेयर क्यों हैं। तो इसका जो बेसिक रीज़न है वो यही है क्योंकि रिसर्च एक कॉन्टिन्यूस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। ऐसा नहीं है कि आप रिसर्च में सिर्फ एक ही बार कोई इन्वेस्टिगेशन करते हो, ये तो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। रिसर्च में आप बेसिकली काम यही करते हो कि कैसे आप कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे सो दैट आपको नई चीज़ें देखने को मिले, आप नई थ्योरीज को जनरेट कर सको। So the right answer is first one, that is research is a continuous critical investigation. 10th question is, one of the essential characteristics of research is number 1 replicability, number 2 generalization and number 3 usability. Last one is none of the above. So the right answer is generalization, क्योंकि रिसर्च की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो जनरलाइजेशन ही है। यहाँ पे जनरलाइजेशन का मतलब है कि हम अपनी जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन पे अप्लाई करें सो दैट हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले। तो जनरलाइजेशन में बेसिकली हम थ्योरीज जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च स्टडी इज मेनली इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नंबर 2 द मैनर इन विच रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंटेड, नंबर 3 द रीगर विद विच इट वॉज कंडक्टेड एंड द लास्ट वन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप जो भी रिसर्च स्टडी करते हैं उसकी क्वालिटी को आप कैसे इवेल्युएट करोगे। फर्स्ट वन इज़ द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, आप उसको कहाँ से पब्लिश करा रहे हो इट डजंट मैटर। सेकेंड वन इज़ द मैनर इन विच रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंटेड, कि आपने किस तरीके से जो रिकमेंडेशंस हैं जैसे जैसे आपको सजेशंस मिले आपने उनको इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट वन इज़ द रीगर विद विच इट वॉज कंडक्टेड। हेयर रीगर मीन्स स्ट्रिक्टनेस, कि आपने कितनी स्ट्रिक्टनेस से सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया और आपने बिना किसी बायसनेस के अच्छे से अपनी जो रिसर्च है वो कंडक्ट की। सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज द रीगर विद विच इट वॉज कंडक्टेड। 12th क्वेश्चन इज द साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज्ड नंबर 1 only in physical sciences, number 2 only in social sciences, number 3 both A and B and the last one none of the above। अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात करें तो ऐसा नहीं है हम उसे सिर्फ फिजिकल साइंसेस पे अप्लाई करते हैं। हेयर फिजिकल साइंसेस मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो जब हम इन फील्ड्स में अपनी साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो उसे हम फिजिकल साइंसेस बोलते हैं। और सोशल साइंसेस मीन्स साइंस ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे हम इकोनॉमिकल सिचुएशंस के बारे में स्टडी करते हैं, हम लोग एजुकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल स्टडी करते हैं, तो वो हमारी सोशल साइंसेस है। और साइंटिफिक मेथड हमारे फिजिकल साइंसेस और सोशल साइंसेस दोनों में अप्लाई होते हैं। सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्पेसिफिकली रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी to discover fact and causes from the data gathered for the purpose। यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया है दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। तो ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत होती है आपको डाटा कलेक्ट करने के लिए। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें हमारी जो है अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिविटी की होगी, और अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो उसमें हम लोग जो है अप्रोच लेके चलते हैं दैट इज़ सब्जेक्टिविटी। सो हियर द राइट आंसर इज़ दैट इज़ फर्स्ट वन, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही हम डाटा कलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ the approach which is based on the assumption that social phenomena can be explained by observing cause and effect is number 1 positivism,
number 2 interpretivism, number 3 qualitative and the last one none of the above. इसका आंसर क्वालिटेटिव नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोज एंड इफेक्ट की बात की हुई है, और जहाँ पे कोज एंड इफेक्ट की बात होती है तो दैट मीन्स वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकती है बट क्वालिटेटिव नहीं. बट बाकी दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं. सो फर्स्टली वी शुड नो कि पॉजिटिविज्म क्या होता है और इंटरप्रेटिविज्म क्या होता है. सो हेयर पॉजिटिविज्म मीन्स कि हम लोग जितनी भी फैक्चुअल नॉलेज कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से वो हमारे लिए ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है. तो यहाँ पे कोज एंड इफेक्ट की बात की गई है बेसिकली, और ये बोला गया है पॉजिटिविज्म एक डिडक्टिव अप्रोच है और वो एक क्वांटिटेटिव अप्रोच भी है. डिडक्टिव मीन जब हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं तो उसे हम डिडक्टिव अप्रोच बोलते हैं. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में भी बताऊंगी. तो पॉजिटिविज्म एक क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है जो कि ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होती है. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स नो बायसनेस. इन व्हाट इज़ इंटरप्रेटिविज्म, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक क्वालिटेटिव अप्रोच है जो कि पॉजिटिविज्म के बिल्कुल अपोजिट है. और जैसे हमारी पॉजिटिविज्म ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड है वैसे ही हमारी इंटरप्रेटिविज्म सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होती है. तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ कि वो कौन सी अप्रोच है जिसमें हम लोग ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो सोशल फिनोमिना है उसे हम कोज एंड इफेक्ट से ज़्यादा बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो हेयर कोज एंड इफेक्ट मीन्स क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच मीन्स पॉजिटिविज्म. सो द राइट आंसर इज़ पॉजिटिविज्म. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि जब भी आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम पे आप ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू है जो कंसीडर करोगे. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ एन इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, कि आपको लगता है कि इस प्रैक्टिकल इशू को आपको कंसीडर करना चाहिए. सेकंड ऑप्शन है कि क्या ये सिर्फ रिसर्चर की जो नॉलेज है उसी को ही इंक्रीज़ करेगा, उसे ही एनहेंस करेगा. नेक्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, कि हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि उसके पास इतना टाइम होगा और क्या इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उतने रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं. लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. सो हियर द राइट आंसर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज. अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हो या वो सिर्फ रिसर्चर की नॉलेज को ऐड कर रहा है, तो ये कोई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू नहीं है. मेन इशू ये है कि आप जिस रिसर्च प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो क्या आपके पास उसके लिए टाइम अवेलेबल है या नहीं. और सबसे ज़रूरी चीज़, जो रिसर्च प्रोजेक्ट आप प्रेफर कर रहे हो क्या आपको उसके रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.